नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनडीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है और मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। मैंने बीए ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में, एमए ज्योग्राफी किया है मास्टर्स के अंदर। आई वॉज अ फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर एट KBEDU कुमार भरत एजुकेशन। मेरा मोर देन 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। और हम बात करेंगे कि अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होते हैं, व्हाट डू वी गेट। ओके, सो सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है और आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। डेली लाइव क्लासेस से आप जो हैं हमारे एजुकेटर्स के साथ लाइव एंगेज कर पाएंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप पूछ पाएंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस से मतलब ये है कि आपको किसी भी टॉपिक के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, किसी ट्यूटोरियल को नहीं देखना पड़ेगा, अलग अलग वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जिसके बारे में हम प्रिपरेशन करने वाले हैं वो थोड़ा सा टफ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन एक ऑर्डरली वे के अंदर हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस में आपको एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग एजुकेटर्स मिलेंगे, इसकी वजह से आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलती है। उसके अलावा आपकी लर्निंग को एवेल्युएट करने के लिए लाइव टेस्ट एंड क्विज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं और आप कितने पानी में हैं आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो लाइव टेस्ट एंड क्विज जो है वो एक मैकेनिज्म है जिससे आप अपनी लर्निंग को बहुत एनहांस कर सकते हैं। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलती है। तो अनलिमिटेड एक्सेस में आप कभी भी उन वीडियोस को फिर से डाउनलोड करके देख सकते हैं और जो भी स्टडी मटेरियल है आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो ये इंडिया के अंदर जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं। और अब हम बात करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर यानी कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कॉमर्स का कोर्स एक चल रहा है, फिर एक ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, मैनेजमेंट का चल रहा है, साइकोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, और आने वाले समय पर और भी कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो अब करते हैं मुद्दे की बात कि भाई कैसे सब्सक्राइब करें, हाउ टू रजिस्टर टू द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आप iOS या प्ले स्टोर के अंदर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना गोल सेट कीजिए। फॉर एग्जांपल गोल जो है हमारा वो है यूजीसी नेट। जैसे आप गोल सेट करेंगे दोस्तों तो आपको ये एक स्क्रीन मिलेगी और आपको इसमें सब्सक्रिप्शन फी के बारे में बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन फी है वो कितनी है, 2 मंथ्स की कितनी है, 3 मंथ्स की कितनी है, 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, 12 मंथ्स की या 24 मंथ्स की कितनी है। अब बात करें कि कौन सा लें, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है दोस्तों कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर द 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे जाइए। अब रीज़न उसका दे देता हूँ, रीज़न बिल्कुल फैक्चुअल है और लॉजिकल है। ये जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है, दिसंबर में होता है और एक जून में होता है। ठीक है, तो 95% चांसेस ये हैं कि 95% एस्पिरेंट्स इसको फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि एग्जामिनेशन इतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपका सिर्फ नेट निकला, तो आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन ढीली पड़ने लगेगी। आपको जाना है JRF के लिए। यू शुड नॉट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर ओनली एंड ओनली यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको JRF के अंदर जाना है और JRF क्लियर करने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसी वजह से अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन एक ऑर्डरली वे के अंदर उसी मोमेंटम के साथ चलती रहेगी जिसमें आपको वही लाइव क्लासेस, डेली क्विज और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। तो अगर आप 24 मंथ्स का देते हैं यानी कि ये 12 मंथ्स का अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं, अगर आप 10,500 रुपये खर्च करने की सोच रहे हैं, 1 महीने की फीस और देकर यानी कि 2100 रुपये और देकर इसमें अगर आप ऐड करें तो 12,600 होता है। यानी कि 1 महीने की फीस अगर आप और दे देंगे तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और आपकी पढ़ाई का मोमेंटम जो है वो उसी ट्रैक पर रहेगा। मजे की बात आपको बताता हूं, अगर आप इसके अंदर और कम खर्चा करना चाहते हैं यानी कि 12,600 भी आप नहीं देना चाहते तो आप मेरा प्रोमो कोड लगाइए 11SM और आपको एक इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस जो है 2 साल के सब्सक्रिप्शन की वो 11,340 हो जाएगी। होगी ना मजे की बात। तो 2 साल के अंदर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, लाइव क्लासेस, क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए। 24 मंथ्स का जो है वो मोस्ट इकोनॉमिकल है। आप देख सकते हैं इसकी पर मंथ कॉस्ट जो है वो सिर्फ 525 रुपए है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं 2 साल में 2 बार एग्जामिनेशन हो रहा है तो 2 साल के कोर्सेज के लिए चाहिए, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो वीडियो है आज का वो किस लिए है। ये वीडियो है हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट इन ज्योग्राफी। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहले उसका नेचर जानना बहुत जरूरी है। नेचर मतलब उसका सिलेबस और पैटर्न क्या है, सिलेबस और पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये एक ऑफिशियल हमारा सिलेबस है, हमारा सब्जेक्ट कोड है 80 और हमारे सिलेबस के अंदर यानी कि पेपर 2 के अंदर 10 यूनिट्स आती हैं जिसके नाम है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, देन ज्योग्राफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कल्चरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, टेक्निक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दैट इज सो मच, बहुत ज़्यादा कोर्स है।
लेकिन घबराने की बात नहीं है, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। तो हमने देख लिया कि भाई ये सिलेबस है। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि ये एक एमसीक्यू टाइप पेपर है। किसी जमाने में ये एक सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, लेकिन अब ये एक एमसीक्यू टाइप पेपर है। 200 मार्क्स का ये पेपर है। पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का है, और ओवरऑल आपका जो दोनों पेपर 1 पेपर 2 जो है वो 300 मार्क्स के हैं। 200 मार्क्स का पेपर है और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट इज एमसीक्यू टाइप पेपर और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, इसी वजह से 200 मार्क्स होते हैं। और आपको 10 यूनिट्स पढ़नी है, जिसपे आप देख सकते हैं ये 10 यूनिट्स आपको दे रखी हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग हेयर, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि आप जितना चाहे क्वेश्चन अटेम्प्ट्स कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। और ऑन एन एवरेज देखा गया है कि हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जितने भी यूनिट्स हैं इनमें से ऑन एन एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया, एमसीक्यू टाइप, 200 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग एंड एवरेज 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन कोड। सिलेक्शन कोड क्या है? देखिए, आंकड़े बताते हैं कि इस एग्जाम को मतलब एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं 11 लाख लोग और बैठते हैं कुछ 5 से 6 लाख लोग, और सिर्फ सिलेक्शन होता है सिर्फ, आई थिंक ज्योग्राफी की बात करें तो 1500, 1600 या 3000 लोगों का सिलेक्शन होता है, जिसमें से जो जेआरएफ है वो बेचारे बहुत 101 है, यानी कि इस साल जो है सिर्फ 101 जेआरएफ सेलेक्ट हुए थे, और जो नेट है वो सिर्फ 1500 नेट सेलेक्ट हुए थे। तो वो कौन लोग हैं जो सेलेक्ट करते हैं और वो ऐसे कौन लोग हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं? जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनको सिलेक्शन कोड पता है, और जो लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते या नहीं हो पाते, क्रैक नहीं कर पाते, उनको सिलेक्शन कोड नहीं पता है। तो सिलेक्शन कोड के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये पॉइंट्स जो हैं आप अपने दिमाग के अंदर फिट करेंगे और उसको दिमाग में फिट करके आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि बस हाँ मैंने फिर सिलेबस डाउनलोड कर लिया और मैं बस पढ़ने लग गया, मैंने बुक्स उठा ली, कुछ भी मैं पढ़ने लग गया, नहीं। ये एग्जामिनेशन की डिमांड, आपके एग्जामिनर का नेचर, आपकी स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए दिमाग के अंदर, तब आप इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है डू नॉट मग अप एवरीथिंग। आपने देखा अभी कि भाई 10 यूनिट्स आती हैं, और अगर हम इसको डिस्क्रिप्शन में जाएं तो 4 पन्ने का सिलेबस होता है दोस्त। अगर आप हर एक चीज़ को मगअप करेंगे तो आप इस एग्जाम को कभी क्रैक नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपकी रेंज ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है, इन डेप्थ एनालिसिस आपको नहीं करना है, आपको महारत नहीं बनना है किसी भी टॉपिक के अंदर। ठीक है, आपको रेंज बढ़ानी है, यानी कि 10 यूनिट्स में से कोई भी ऐसा टॉपिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता, आपको आएगा। अगर आपको रेंज पता है और एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शंस आते हैं तो आप बहुत इजीली एलिमिनेशन से आप उस टॉपिक को बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे, इवन इफ यू डोंट हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑन दैट टॉपिक। यानी कि मूल मंत्र है रेंज ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, नॉट द डेप्थ ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई गो थ्रू विद प्रीवियस ईयर पेपर। ये सब लोग बोलते हैं सब लोग क्या, हमारे टीचर्स बोलते हैं, आसपास के लोग सब लोग बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो। लेकिन कैसे देखो? प्रीवियस ईयर पेपर आपको रिलीजियसली देखना पड़ेगा दोस्तों। रिलीजियसली मतलब आपको बैठना पड़ेगा हमारे साथ और आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई कौन से वो टॉपिक्स हैं या कौन से वो यूनिट्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, कौन से वो यूनिट्स हैं जो बार बार पूछी जा रही है, या कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, और ओवरऑल पैटर्न क्या बन रहा है इस एग्जामिनेशन का। अगर आपको ये रिलीजियसली आपने एनालाइज कर लिया कि भाई यूनिट 8 में से क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट 10 में से क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट 8 के ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 के ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो इसी बारे में बताता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिलीजियसली फॉलो किया, रिलीजियसली एनालाइज किया, तो आप अपने एग्जामिनर को समझ पाएंगे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, और एक टाइम के बाद आप प्रिडिक्ट करने लग जाएंगे। यानी कि यू विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग कि भाई अब एग्जाम में क्या आ सकता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप अपनी सक्सेस से बहुत पास हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जामिनर जो है आपका और हम दोनों के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। हमें अपने एग्जामिनर को हराना है, तो आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। साइकोलॉजी समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को रिलीजियसली फॉलो और एनालाइज करना पड़ेगा। इसके बाद आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस समझ पाएंगे। यानी कि आपको नींद में भी कोई पूछे ना कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो क्या वो आया है, तो आपको हाँ बताना है कि हाँ ये क्वेश्चन 2015-16 में आया हुआ है। इस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तो ये एग्जामिनेशन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपने टारगेट बनाया कि भाई 300 मार्क्स में से मेरे को 180 मार्क्स लाने, ठीक है। अब 180 मार्क्स मेरे को लाने पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर, तो मैंने भाई मैं लाऊंगा 80 मार्क्स तो मैं लाऊंगा, या मैं मतलब कुछ मान लीजिए 75 मार्क्स तो मैं ले आऊंगा पेपर 1 के अंदर, और रिमेनिंग जो मार्क्स हैं मैं पेपर 2 के अंदर लाऊंगा। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि भाई मेरे कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं कर लूंगा, और ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जो मुझे नहीं आती है इसमें से मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप वो जो आपने जो आंकड़ा बनाया है 180 मार्क्स को स्कोर करने का, वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए, और एक आपको एक्स फैक्टर डेवलप करना पड़ेगा। एक्स फैक्टर आएगा हमेशा आपके वीक पॉइंट से।
वीक पॉइंट हमेशा एक्स फैक्टर बनाती है, यानी कि वो ऐसी यूनिट या वो ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है, जिससे आप घबराते हैं, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जिस दिन आप वो वीक टॉपिक को स्ट्रेंथन कर लेंगे, वो आपका एक एक्स फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि वो वीक टॉपिक केवल आपका ही वीक टॉपिक नहीं है, वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का वीक टॉपिक है। अगर आपने उसमें महारत हासिल कर ली तो वो आपका एक एक्स फैक्टर बन गया, जो आपको 1 मार्क्स से 0.6% से आपको रोक सकता है, वो आपको कभी नहीं रोकेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक बहुत ही फेमस कोट है आर्मी का। जब भी नए रिक्रूटमेंट्स आते हैं आर्मी के अंदर, नए कैडेट्स आते हैं, तो उनको जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो एक बहुत बड़ा बैनर लगाया जाता है, उस पर लिखा होता है, द मोर यू स्वेट इन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। यानी कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस एग्जाम को बहुत जल्दी क्लियर कर पाएंगे। यानी कि प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रैक्टिस के लिए क्या कैसे करेंगे प्रैक्टिस, आपको कहीं भी फ्री में तो कोई प्रैक्टिस कराएगा नहीं, इसीलिए हम लोग आपको कह रहे हैं कि अनअकैडमी से जुड़िए, सब्सक्रिप्शन कीजिए, 2 years का सब्सक्रिप्शन कीजिए, और आप रेगुलरली लर्निंग के साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मैं गारंटी देके कर रहा हूँ कि ना सिर्फ नेट, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या GRF बहुत ईजिली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी कि एग्जाम में जाने से पहले उनको एग्जाम फोबिया होता है कि भाई मैं MCQ कैसे करूंगा, एग्जाम को कैसे एनालाइज करूंगा। आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतने मॉक टेस्ट लगाइए कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो वो आपको एक मॉक टेस्ट लगे। मेरा साइकोलॉजी मतलब यही है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, आपको लगता है कि यार मैंने इतने टेस्ट दिए हैं, यानी कि मैंने 50 60 70 80 टेस्ट लगाए हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे तो आपको वो टेस्ट लगेगा ही नहीं, आपको एक इट विल बी जस्ट अनदर मॉक टेस्ट फॉर यू। ऑलराइट, तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि भाई आपको एग्जाम फोबिया निकल जाए, और आपकी जितने भी प्रैक्टिस से मिस्टेक्स आएंगी, जितने भी मिस्टेक्स आएंगी वही आपको मगअप करनी है। आपको सब कुछ मगअप नहीं करना, प्रैक्टिस के बाद जितनी भी गलतियां आप कर रहे हैं उन सबको मगअप करना है, क्योंकि मिस्टेक्स प्लस करेक्शन इज इक्वल्स टू लर्निंग। यानी कि जितने भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसका एक बुक बनाइए अगर आप चाहें तो, और उनको मगअप कीजिए, क्योंकि वही जो है आपका सिलेक्शन रोक रही हैं। अगर आपने उनको मगअप कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली इस एग्जामिनेशन के बहुत करीब आकर उसको क्रैक कर लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ दोस्तों। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करते, आपका बिलीव मैकेनिज्म बहुत फीबल है, बहुत ही वीक है, तो आप इस एग्जामिनेशन को नहीं निकाल सकते। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपको इस एग्जामिनेशन को निकालना है तो आपको मन में मानना पड़ेगा कि ये एग्जाम में क्रैक कर सकता हूँ। सिलेबस और पैटर्न को देख के आपको फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने इस एग्जामिनेशन को निकालना है, ठीक है, तब जाके इस एग्जामिनेशन को आप निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जितने भी सिलेक्शन कोड के मैंने बारे में बात की, कुछ 9 पॉइंट्स हैं, ये अगर आपके दिमाग में हैं उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। उससे पहले आप कुछ भी उठा के पढ़ लेंगे, सब बेकार है, 1 महीने का जोश रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें आप जो है दिमाग में रखेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ेंगे, हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, हमारे एजुकेटर्स के साथ जुड़ेंगे, एक आपको मोमेंटम मिलेगा और आप सही डायरेक्शन में जाकर उस टारगेट पे हिट करेंगे और एग्जामिनेशन को निकालेंगे। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि भाई कैसे निकालें। हम कुछ इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस सिलेबस के बारे में। आप देख सकते हैं 10 यूनिट्स का सिलेबस है, और इसका आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये 4 पन्ने का सिलेबस होता है दोस्तों। तो क्या सब कुछ पढ़ना है? ठीक है, नहीं, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं आपकी हेल्प करूंगा कि भाई कौन से वो फोकल पॉइंट्स हैं हर एक यूनिट के जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और आपने वो पढ़ लिए तो उससे जुड़े हुए जितने भी ऑक्सिलरी टॉपिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली कवर होने लग जाएंगे। तो हम बात करते हैं कुछ फोकल पॉइंट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी, जो इन शॉर्ट टर्म्स कहा जाए फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्रूड पार्ट है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही फेमस टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप शायद ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे होंगे या इवन क्लास 11 से पढ़ते आ रहे होंगे। ये टॉपिक्स में आपको ऐसी महारत हासिल करनी है कि कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्लो डेवलपमेंट थ्योरी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक ये टॉपिक है लैंड फॉर्म्स। अभी जो अपडेटेड सिलेबस आया दोस्तों, इस लैंड फॉर्म टॉपिक्स को निकाल दिया गया है, और ये अभी सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन इस साल आया था। अब ये लैंड फॉर्म्स कौन से लैंड फॉर्म्स हैं? ये लैंड फॉर्म्स वो लैंड फॉर्म्स हैं जो अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बनते हैं। फॉर एग्जांपल, विंड से बनने वाले लैंड फॉर्म्स इरोजनल डिपोजिशनल, वाटर से बनने वाले लैंड फॉर्म्स इरोजनल डिपोजिशनल, या कास्ट रीजन पे बनने वाले, ग्लेशियर पे बनने वाले लैंड फॉर्म्स इरोजनल डिपोजिशनल। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो क्या हमें हर एक लैंड फॉर्म को पढ़ के हर एक उससे बनने वाले इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स को इन डेप्थ पढ़ना है? नहीं। मैं बताता हूं इससे एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम टाइम मैच द फॉलोइंग से। तो मैच द फॉलोइंग में आपको जरूरी है क्या कि हर एक चीज को डेप्थ में पढ़ना है? नहीं, आपको रेंज बढ़ानी है। यानी कि विंड से बनने वाले इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। अगर वो 10 20 15 या 100 भी हैं तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। या ग्लेशियर से बनने वाले इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स अगर आपको पता है कि भाई ये इरोजनल है इसका और ये डिपोजिशनल है, अगर आपको पता है तो वो आपकी रेंज ऑफ नॉलेज को बढ़ाएगा, और इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एओलियन लैंडफॉर्म, ठीक है, तो आपको मान लीजिए ग्लेशियर के 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
और चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो ग्लेशियर का नहीं है, यानी कि ग्लेशियर से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं चारों, और इसमें से एक जो है वो विंड से बनने या ग्लेशियर से बनने वाला नहीं है, वो विंड से बनने वाला है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, या लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आपको मैच द फॉलोइंग से अगर दे दिया तो आप उसको भी कर लेंगे, विंड से बनने वाला कौन सा है, ग्लेशियर से बनने वाला कौन सा है, या वाटर से बनने वाला कौन सा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है, इसको डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट 2 क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी से बहुत ही क्लीशे टॉपिक यानी कि क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन एंड थॉर्नबेट पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, आप इससे नहीं भाग सकते। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और थोड़ा सा टिपिकल है, कुछ कोड्स होते हैं उसको हम सिंप्लीफाई कराएंगे, तो ये टॉपिक आपको करना ही करना है। इसके अलावा कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF, ये एक नया टॉपिक है जो ऐड हुआ है, या उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स से हर बार क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह की फोकल पॉइंट्स है जिसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको इसको तो प्रिपेयर करना ही है, दीज आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, इसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में, ओशनोग्राफी के बारे में। ओशनोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है ओशन रिलीफ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एबिसल प्लेन, डीप सी प्लेन, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और उसके अलावा वाटर करंट जितने भी वाटर करंट्स हैं, लेब्राडोर करंट है, कुरोशियो करंट है, जितने भी कैनारीज करंट है, वो सब और उनका मूवमेंट किस कॉन्टिनेंट से निकल रही है मैप में आपको देखना पड़ेगा। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में जब आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो ओशन करंट्स, अब ओशन करंट्स का सर्कुलेशन किससे इफेक्ट होता है, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। थर्मोक्लाइन लेयर के बारे में आता है, हेलोक्लाइन लेयर के बारे में आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक नए तरह का मैं क्वेश्चन इसके अंदर देख रहा हूँ आजकल कि थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया है पेपर को, और वो अब आपसे ऑप्शंस को बजाय अजर्शंस या रीजनिंग या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से पूछते हैं। वो ये बोलेंगे कि भाई सैलिनिटी और डेंसिटी का या टेम्परेचर डेंसिटी का जो रिलेशन है, एक स्टेटमेंट दे रखी होगी कि भाई टेम्परेचर के बढ़ने से जो है वो डेंसिटी कम होती है, और इसका एक कंक्लूजन दे रखा होगा, और आपको अब 4 ऑप्शन में से बताना है कि भाई ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आई, या इस तरह से बताना है, या ए और बी इज ट्रू, या ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो इस तरह से आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है, यानी कि आपको सिर्फ आपका माइंडसेट मैच द फॉलोइंग वाले पैटर्न से नहीं रखना है, अब आपसे स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप बात करें यूनिट 4 के बारे में, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, ये एक नई यूनिट ऐड हुई है। इसके अंदर बेसिक टॉपिक जैसे ट्रॉपिक लेवल, इकोसिस्टम, फूड चेन, यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, आपका COP21 पेरिस एग्रीमेंट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इवन फ्रॉम द मैच द फॉलोइंग, या ईयर वाइज आपसे पूछा जाएगा कि भाई पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक मोटा मोटा देखा गया है कि फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, जैसे भाई क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 5 और यूनिट 6 ये 2 यूनिट काफ़ी बड़ी है, और मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर हम इसके अंदर थ्योरीज पे फोकस करें, यूनिट 5 और यूनिट 6 के अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपका 95% सिलेबस कवर हो जाएगा दोस्तों। तो यूनिट 5 की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे मैल्थस की है, सैडलर की है, रिकार्डो की है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। इसके अलावा सेटलमेंट ज्योग्राफी में ओरिजिन ऑफ टाउन्स की थ्योरी है, चिल्डे की है, गॉर्डन चाइल्ड की, हेनरी पायरिन, लुइस मॉमफर्ट, इस तरह की थ्योरीज हैं। वेरी क्लीशे टॉपिक, रैंक साइज रूल, प्राइमेट सिटीज, सेंट्रल प्लेस थ्योरीज, ये सारी जो थ्योरीज हैं इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ये फोकल पॉइंट है इस यूनिट के, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज, बर्गेस की, हैरिस की और हेड की, ये सारी आपको पढ़नी पड़ेगी अलॉन्ग विद द डायग्राम्स। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ आजकल आपसे मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट कंक्लूजन से पूछा जाता है, अब आपसे डायग्राम भी दिए जा रहे हैं, यानी कि डायग्राम दे दिया जाएगा, अब आपको उसको लेबलिंग करनी है, इसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी थ्योरी का डायग्राम है, या आपको बताना है कि इस डायग्राम का ये पोर्शन किसके बारे में कह रहा है, ये सेक्टर किसके बारे में कह रहा है। तो ये आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यूजीसी भी बहुत स्मार्ट हो गई है, आपसे सिर्फ डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, बात करें यूनिट 6 के बारे में, ये एक बड़ी यूनिट है जिसके अंदर स्मॉल यूनिट्स क्लब कर दी गई हैं, जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड रीजनल ज्योग्राफी इसके अंदर क्लब कर दिया गया है। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वॉन थिनेल मॉडल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 2-3 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन ये अब मुझे लगता है आएगा काफी, शायद आई थिंक 17 के बाद से ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो अब ये टॉपिक आएगा ही आएगा मुझे लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। इसके अलावा एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सिंपल प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी और क्वाटरनरी एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी, आइडेंटिफाई करना है इनको। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फोकल पॉइंट है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। इसके अलावा अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे, सिर्फ ये पढ़ लेंगे, तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का टॉपिक आप काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। और इंडस्ट्रियल लोकेशन के अंदर आती है एल्फ्रेड वेबर की थ्योरी, अगस्ट लॉश की थ्योरी,
प्रेड की थ्योरी, डीएम स्मिथ की थ्योरी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं मॉडल्स ऑफ स्पेशल इंटरैक्शन, और रीजनल ज्योग्राफी के अंदर या रीजनल डेवलपमेंट के अंदर आता है फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन्स एंड थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि यूनिट 5 और यूनिट 6 ये जो दो यूनिट्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे अगर आप थ्योरीज पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, थ्योरीज से आ रहे हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, जैसे भाई सेंसस से कुछ डेटा से पूछा जाता है, पॉपुलेशन से कुछ पूछा जाता है, लेकिन आप अगर ये भी कवर कर रहे हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका अपने स्ट्रॉन्ग जोन इनको बना लिया तो 95% क्वेश्चंस आप इन 2 यूनिट में से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में, यूनिट 8 के बारे में, जिसके अंदर 2 सब यूनिट्स हैं। यूनिट 8 है कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो कल्चरल ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें से आपसे ट्राइब्स, कास्ट एंड रिलीजन के बारे में पूछा जाता है। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 थ्योरी है, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकेंडर एंड द रिमलैंड थ्योरी ऑफ स्पाइकमैन। ये वो थ्योरी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से फेमस है, और इसमें बताया गया है कि भाई किस तरह से आप वर्ल्ड पावर बन सकते हैं। तो ये थ्योरी बार बार पूछी जाती है। इससे डायग्रामेटिकली भी क्वेश्चन आ सकते हैं और मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको हर तरह के लिए प्रिपेयर रहना है। इसके अलावा एक न्यूएस्ट एडिशन हुआ है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कोऑपरेशन, जैसे सार्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आसियान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओपेक और ईयू के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पढ़ें सार्क के बारे में? भाई सार्क जो है मेंबर कंट्रीज कौन सी है, सार्क जो है इसका गठन कब हुआ था, ठीक है। आसियान जो है इसके अंदर मेंबर कंट्रीज कौन सी है, आसियान प्लस 10 क्या है, ओपेक कंट्रीज के अंदर कौन सी कंट्री नहीं आती है, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज है उसमें से कौन सी कंट्री ने एग्जिट मारा है, जैसे कतर ने भी इसके अंदर एग्जिट मारा है, ईयू के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट 8, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, ज्योग्राफिकल थॉट। ये यूनिट काफ़ी लोगों को परेशान करती है और ये यूनिट बहुत बोरिंग लगती है काफ़ी लोगों को, क्योंकि इसमें सिर्फ बात की गई है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, ठीक है। जैसे डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स, रोमन्स एंड चाइनीज एंड स्कॉलर्स, ये सारे टॉपिक जो मैंने लिखे हैं ये सारे ही फोकल पॉइंट है दोस्तों, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं मजे की बात क्या है। ये मजे की बात इसमें यह है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एज इट इज रिपीट हो रहे हैं हमारे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो एज इट इज इसके अंदर रिपीट होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर रिलीजियसली फॉलो किया है और ज्योग्राफी ऑफ थॉट अगर आपने जो यूनिट है उसके पेपर्स को या उसके क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया है कि भाई ये क्वेश्चंस में ये टॉपिक में से ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये यूनिट बहुत ईजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वेरीनेस जो है, इसका क्वेश्चन मैं रेगुलरली देख रहा हूँ हर साल, इसका क्वेश्चन आ रहा है कि भाई वेरीनेस का कंट्रीब्यूशन क्या है। इसके अलावा इमैनुअल कैंट का कंट्रीब्यूशन देख रहा हूँ। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के बारे में किसने बताया है, ग्रिफिथ टेलर ने बताया है। डुअलिज्म जो है ये किसने स्टार्ट किया, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। और मोटा मोटा मैंने देखा है कि भाई पूछते हैं कि भाई पॉजिटिविज्म किसने दिया, बिहेवियरलिज्म किसने दिया, ह्यूमनिज्म किसने दिया, स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया, ठीक है। रिटर की इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, ठीक है। इसके अलावा इमैनुअल कैंट की बुक कौन सी है। तो इस तरह की इसका आउटलुक है, यानी कि बहुत ही फैक्चुअल लेकिन बहुत ही इजी क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बार बार क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट ईजी भी है, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के बारे में, यूनिट 9 के बारे में। ये यूनिट थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ा सा इसके अंदर एक प्रैक्टिकल आउटलुक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है। इसमें भी कुछ फोकल पॉइंट्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मैप्स अगर हमने पढ़ लिए है, भाई कोरोक्रोमेटिक मैप, कोरोस्कीमेटिक मैप्स अगर हमें पता है कौन से होते हैं, अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इवन फ्रॉम द डायग्राम्स, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसके अलावा GIS एंड GPS अगर हमने थोड़ा ढंग से पढ़ा है, हमने थोड़ा बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा है, तो ये यूनिट काफ़ी ईजी हो जाती है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट यूनिट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो बहुत ही फेवरेट है काफ़ी लोगों की, और हम इसको शायद 10th क्लास नहीं, शायद 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और वही टॉपिक्स हैं जो अभी तक इसके अंदर तब थे, वही टॉपिक्स हैं, बस थोड़ा सा इसको वास्ट कर दिया गया है। इसके अंदर पहला टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में सब कुछ आता है, हम जानते हैं भाई नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं, फिर प्लेन्स आते हैं, डेजर्ट आता है, कोस्टल रीजन्स आते हैं, डेक्कन प्लेटो आता है, एंड द आइलैंड रीजन्स आते हैं। इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हिमालयन रीजन दोस्तों। हिमालयन रीजन से मैं क्वेश्चंस हर साल देख रहा हूँ, और ये आपसे पूछते हैं पीक के अरेंजमेंट, यानी कि जो रेंजेस है उनके अरेंजमेंट पूछ लेंगे कि भाई जास्कर रेंज है, उसके बाद कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है। आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना पड़ेगा इसको, और बताना पड़ेगा कि भाई वेस्ट यानी नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जो है इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि भाई कौन कौन से रेंजेस है, आपको उनका अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा कि भाई नॉर्थ से साउथ क्या अरेंजमेंट है, साउथ से नॉर्थ क्या अरेंजमेंट है। इस तरह से आपको देखना है कि या भाई
कौन सी जो कश्मीर वैली है वो कौन से रेंज के अंदर है, पीर पंजाल जो है वो किसके अंदर आता है, शिवालिक के अंदर आता है या ग्रेटर हिमालयस के अंदर आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा ड्रेनेज की बात करें तो हिमालयन रिवर सिस्टम्स एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम्स आपको पढ़ना है। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हेयर इज द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून, क्योंकि मानसून जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज को अफेक्ट करता है और पर्टिकुलरली इंडिया को अफेक्ट करता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। द मैकेनिज्म एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मानसून आने भी वाला है तो उसको हम पढ़ेंगे। मानसून के अंदर कुछ नए टॉपिक जैसे इंडियन ओशन डायपोल, ये एक नया टॉपिक है जो ऐड हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े हैं छोटी क्लासेस के अंदर विद द मैप्स, वही चीज़ें हैं जैसे भाई कोल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, आयरन और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो भाई ऐसे कौन से रीजन्स हैं जो एग्रो क्लाइमेटिकली बहुत फेवरेबल हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, जहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे वहीं पर एक इंडस्ट्रियल यूनिट बनती है, तो कुछ सेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दोस्तों पढ़नी है। ये सारे फोकल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले हमने बात की इस वीडियो के बारे में कि भाई आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, उसके बारे में मैंने बताया कि भाई आपको सिलेक्शन कोड के बारे में ध्यान रखना है कि वो मैंने कुछ 9 पॉइंट्स बताए थे कि भाई आपको मगअप नहीं करना है चीज़ों को, आपको अपने एग्जामिनर को समझना है, उसको समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ना है। और आगे जाके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स के बारे में, और फिर मैंने बताया कि बिलीव इन योर सेल्फ। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर हमने बात की कि सिलेबस के इन डेप्थ एनालिसिस हमने की और फोकल पॉइंट्स के बारे में बात की। ये जो टॉपिक्स जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, यूनिट 1 से अगर हम देखें तो ये टॉपिक्स फोकल पॉइंट्स हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये वो टॉपिक्स हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने ही करने हैं। और अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपकी आई थिंक 60-70% प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में आइए और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया साल में एग्जाम 2 बार होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये किसी से भी क्लियर नहीं हो सकता, हम जानते हैं। बहुत लकी वंस होते हैं और जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं वो उसको क्लियर कर पाते हैं। इसीलिए आप 2 साल के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 साल के अंदर आप ना सिर्फ नेट निकालेंगे, आप JRF भी निकालेंगे अगर आप हमसे जुड़ते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और प्लीज़ इस कोड को ना भूलिएगा, अगर आप 2 साल के सब्सक्रिप्शन या किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने की सोच रहे हैं 11SM अगर आप प्रोमो कोड लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको आपका जो फी है वो और इकोनॉमिक हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं कोर्सेस लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।